श्रीलंका के 2.25 करोड़ लोगों ने आज राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। आज जैसे ही ये खबर आई कि गोटाबाया राजपक्षे अपने परिवार के साथ सेना के विमान से मालदीव भाग गए हैं, उसके बाद श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हिंसा शुरू हो गई। श्रीलंका की कुल आबादी 2.25 करोड़ है और श्रीलंका का कुल क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किलोमीटर है। यानी क्षेत्रफल के मामले में भारत का असम राज्य ही श्रीलंका से कहीं बड़ा है। असम 78,438 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और प्रधानमंत्री दफ्तर पर देश के आम लोगों ने कब्जा कर लिया है। वैसे अभी श्रीलंका की सड़कों पर दाने दाने के लिए दंगे हो रहे हैं और वहां लोकतंत्र अब हिंसा की मशाल बनकर देश को अस्थिरता की आग में धकेल रहा है। यानी आर्थिक रूप से कंगाल हो चुके श्रीलंका में अब संवैधानिक व्यवस्था भी एक तरह से मृत्यु की कगार पर खड़ी है। ये खबर सिर्फ बर्बाद होते श्रीलंका के बारे में नहीं है, बल्कि इस खबर में आज कई सबक भी छिपे हैं। आज हम श्रीलंका के मौजूदा हालात का आपके लिए विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर श्रीलंका से गलती कहां हुई। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये श्रीलंका का प्रधानमंत्री कार्यालय है, जिस पर देश के आम लोगों ने आज कब्जा कर लिया है। श्रीलंका के इतिहास में आज ऐसा पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री कार्यालय में हिंसक भीड़ न सिर्फ घुस आई, बल्कि इस भीड़ ने वहां के संवैधानिक मूल्यों की भी धज्जियां उड़ाकर रख दी। इसलिए ये तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए और श्रीलंका के इस आज की तस्वीर को देखने के बाद कई जो विरोधी हैं, जो देश में विपक्ष में हैं, वो इन तस्वीरों को भारत से जोड़कर भी बताने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में पूरा विश्लेषण भी आज हम करेंगे। लेकिन गोटाबाया राजपक्षे के मालदीव भागने के बाद आज देश के लोगों ने राष्ट्रपति भवन में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा राष्ट्रपति सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी आम लोगों ने बंधक बना लिया। असल में श्रीलंका में अभी जो हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उनकी मुख्य मांग गोटाबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति के पद से हटाने की है और इसलिए वहां शुरुआत से गो गोटा गो के नारे भी लगाए जा रहे हैं। गोटाबाया राजपक्षे ने ऐलान किया था कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो इस्तीफा देने के पहले ही अपने परिवार के साथ देश छोड़कर मालदीव भाग गए। और अब श्रीलंका के मौजूदा प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। लेकिन श्रीलंका के लोग अब इसका भी विरोध कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों के अंदर सबसे ज्यादा गुस्सा गोटाबाया राजपक्षे को लेकर ही है। गोटाबाया राजपक्षे को श्रीलंका में टर्मिनेटर भी कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि उन्होंने वर्ष 2005 से 2015 तक श्रीलंका का रक्षा सचिव रहते हुए वहां के आतंकवादी संगठन LTTE को खत्म करने का काम किया था। लेकिन इस बार इस टर्मिनेटर के खुद टर्मिनेट होने की नौबत आ गई है। गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति होने के साथ वहां के रक्षा मंत्री भी थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज श्रीलंका के लोगों ने उन्हें देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया है। इससे पता चलता है कि एक लोकतांत्रिक देश में लोगों की ताकत से बड़ा कुछ भी नहीं होता। श्रीलंका के मौजूदा हालात में पहला बड़ा सबक यही छिपा है कि अगर किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था एक परिवार के इर्द गिर्द सिमट जाए तो उस देश का बर्बाद होना निश्चित है। असल में श्रीलंका का ये हाल राजपक्षे परिवार की वजह से हुआ है। आर्थिक संकट से पहले श्रीलंका की सरकार में और देश के तमाम बड़े संवैधानिक पदों पर राजपक्षे परिवार का ही कब्जा हुआ करता था और श्रीलंका की सरकार में इस परिवार के कुल 7 लोग थे। क्योंकि इसे आप समझिए कि किस तरह से परिवारवाद की वजह से एक देश आज तबाही के कगार पर पहुंच गया। इनमें गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, उनके भाई महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, चमल राजपक्षे सरकार में सिंचाई मंत्री थे और सबसे छोटे भाई बासिल राजपक्षे वित्त मंत्री थे। यानी चारों भाई सरकार में बड़े पदों पर आसीन थे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के पुत्र नमल राजपक्षे खेल मंत्री थे और सिंचाई मंत्री चमल राजपक्षे के पुत्र शिशेंद्र राजपक्षे सरकार में जूनियर मिनिस्टर थे। यानी श्रीलंका में
एक ऐसी सरकार थी जो देश हित में कम और परिवार हित में ज्यादा काम कर रही थी। और यही वजह है कि यह परिवार तो सत्ता में रहते हुए और ताकतवर बन गया, लेकिन श्रीलंका एक देश के तौर पर बहुत कमजोर हो गया। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि परिवारवाद ने किस तरह से एक देश को बर्बाद कर दिया, यह एक सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस बात को आप कुछ आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। श्रीलंका के कुल बजट का 75% हिस्सा उन मंत्रालयों को अलॉट होता था जिनकी जिम्मेदारी राजपक्षे परिवार के सदस्यों के पास होती थी। यानी कि जो राजपक्षे परिवार के सदस्य हैं उनके पास जो मंत्रालय है वहां पे बजट का ये एलोकेशन ज्यादा होता था। यानी मान लीजिए श्रीलंका का सालाना बजट जो एनुअल बजट है वो 100 रुपए है, तो इसमें से 75 रुपए उन मंत्रालयों को मिल जाते थे जो राजपक्षे परिवार के पास होते थे। ऐसा करके इस परिवार ने श्रीलंका को खूब लूटा और देश को आर्थिक संकट की आग में झोंक दिया। इसके अलावा राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका को एक प्राइवेट कंपनी की तरह चलाने की कोशिश की और अपने हिसाब से संविधान में कई बड़े बदलाव भी किए। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे अपने भाई बासिल राजपक्षे को सरकार में वित्त मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन बासिल राजपक्षे के पास 2 देशों की नागरिकता थी। वो श्रीलंका के भी नागरिक थे और उनके पास अमेरिका की भी नागरिकता थी, यानी उनके पास डुअल सिटीजनशिप थी। और इस आधार पर उन्हें वित्त मंत्री नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन महिंदा राजपक्षे ने ऐसा करने के लिए संविधान में ही तब्दीली कर दी, बदलाव कर दिया और गोटाबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति के तौर पर इस संशोधन को अपनी अनुमति भी दे दी। इसके अलावा राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका की सरकार में रहते हुए आर्थिक संकट के बावजूद दूसरे देशों से कर्ज लेना जारी रखा और आयात पर भी अपनी निर्भरता को कम नहीं किया, जिससे वहां हालात बिगड़ते चले गए और आज पूरी की पूरी उस श्रीलंका में आक्रोश की आग जल रही है। इस आग को आप महसूस कर सकते हैं इन तस्वीरों से, जहां पर बार बार विरोध प्रदर्शन है। श्रीलंका को भारत के 1 साल बाद वर्ष 1948 में ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। यानी आप कह सकते हैं कि श्रीलंका और भारत लगभग एक साथ आजाद हुए थे। हालांकि श्रीलंका कभी भी भारत की तरह राजनीतिक स्थिरता हासिल नहीं कर पाया और वर्ष 1983 से 2009 तक वहां 26 साल लंबा गृह युद्ध भी चला। ये उसी दौर की बात है जब श्रीलंका में आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम यानी कि LTTE श्रीलंकन तमिल्स के लिए एक अलग देश की मांग कर रहा था। इस गृह युद्ध के बाद वर्ष 2009 से वर्ष 2019 के बीच श्रीलंका ने काफी तरक्की की और इस दौरान पश्चिमी देश ये कहते थे कि भारत को श्रीलंका के आर्थिक मॉडल से सीख लेनी चाहिए। यानी श्रीलंका उनके लिए एक उदाहरण के तौर पर रखा जा रहा था कि भारत इसको देखे और इससे सीखे। और आज से 3 वर्ष पहले वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका को दुनिया के उन देशों की सूची में रखा था जहां अधिकतर नागरिकों की आय हाई मिडिल इनकम की श्रेणी में थी। तब 2.25 करोड़ की आबादी वाले इस देश में प्रति व्यक्ति आय $3,852 यानी कि लगभग 3,04,000 रुपए पहुंच गई थी, जबकि 2019 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $2,100 यानी लगभग 1,66,000 रुपए थी। अब सवाल यह है कि जिस देश को वर्ल्ड बैंक ने आज से 3 साल पहले आर्थिक रूप से संपन्न देश मान लिया था और जहां प्रति व्यक्ति आय भारत से भी दोगुनी थी, उस देश में ऐसा क्या हुआ कि आज वहां दाने दाने के लिए दंगे हो रहे हैं और आज उसी श्रीलंका को भारत से बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है। तो ये सब हुआ कैसे, आज आपको इसके बारे में भी हम बताते हैं। श्रीलंका में पहली गलती ये हुई कि उसने अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए कर्ज पर अपनी डिपेंडेंसी, उसने अपनी निर्भरता जो है बढ़ा दी। वर्ष 2016 में श्रीलंका पर $46 बिलियन यानी कि 3,63,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन सिर्फ 6 वर्षों में अब ये दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। अप्रैल महीने तक श्रीलंका पर 6.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था और ये श्रीलंका की सालाना GDP के बराबर है, जो $81 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 6,40,000 करोड़ रुपए की है। यानी श्रीलंका ने कर्ज लेते समय इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा कि उसे ये पैसे ब्याज के साथ वापस भी लौटाने होंगे, और अगर
वो ये पैसा नहीं लौटा पाया तो उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। और चीन जैसे देशों ने श्रीलंका की इसी कमी का फायदा उठाया। आज श्रीलंका पर जो कुल कर्ज है उसमें चीन की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा है। श्रीलंका ने दूसरी गलती यह की कि उसने कर्ज तो ले लिया, लेकिन इस कर्ज का इस्तेमाल सही जगह नहीं किया। यानी अगर वो ये पैसा श्रीलंका के औद्योगिक क्षेत्र पर खर्च करता, वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाता और देश में एक नया आय स्रोत पैदा करता, तो शायद ये कर्ज उसे इतनी तकलीफ नहीं देता। श्रीलंका के पास ज्यादा आय स्रोत नहीं है और उसे सबसे ज्यादा आमदनी पर्यटन, चाय और कपड़ा उद्योग से होती है। वर्ष 2018 में श्रीलंकन सरकार को टूरिज्म सेक्टर से $5.6 बिलियन यानी कि 44,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। लेकिन कोविड के बाद इस आय स्रोत पर भी लॉकडाउन लग गया और साल 2021 में श्रीलंकन सरकार को इस क्षेत्र में सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए की ही आमदनी हुई। यानी जो पर्यटन क्षेत्र 2018 में 44,000 करोड़ रुपए का था, वो सिकुड़कर 2,000 करोड़ रुपए पर रह गया। और इसी तरह चाय उद्योग और कपड़ा उद्योग की भी कमर टूट गई। नटशेल में कहें तो श्रीलंका ने अपने आय स्रोत भी नहीं बढ़ाए और वो कर्ज भी लगातार लेता चला गया। एक बात और है, दूसरे देशों से लिया गया ये कर्ज भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ा। वर्ष 2015 में जब श्रीलंका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, तब राजपक्षे परिवार ने चीन की कंपनियों से कर्ज अपने चुनाव प्रचार पर खत्म कर दिया। यानी जो कर्जे लिए गए थे देश के विकास के लिए, उसे खर्च किया गया चुनाव प्रचार पर। आरोप लगते हैं कि चीन खुद चाहता था कि महिंदा राजपक्षे इस चुनाव में जीत जाए और इसलिए उसकी कंपनियां श्रीलंका को भारी भरकम कर्ज देने के लिए तैयार हो गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री रहते हुए महिंदा राजपक्षे ने सबसे बड़ी गलती यह की कि वो चीन के कर्ज के जाल में फंसते चले गए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्रीलंका का ये हम्बनटोटा बंदरगाह। महिंदा राजपक्षे ने इस बंदरगाह को विकसित करने के लिए चीन से भारी भरकम कर्ज लिया, लेकिन जब वो ये कर्ज लौटा नहीं पाए तो उन्हें यह बंदरगाह चीन को 99 साल के लिए लीज पर देना पड़ा। और श्रीलंका से तीसरी गलती यह हुई कि उसने आत्मनिर्भर बनने की कभी कोशिश ही नहीं की। आज श्रीलंका नमक, कागज और कपड़ा सिलने की एक छोटी सी सुई तक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। यह हैरान करने वाली बात जरूर है, लेकिन यह सच्चाई है कि इस देश का विकास कहां पे आके रुक गया। श्रीलंका के नागरिक जिन वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ज्यादातर बाहर से आती हैं। अब दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए होती है और श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा का यही भंडार लगभग समाप्त हो चुका है। यानी लगभग अब वो खत्म हो चुका है। अभी श्रीलंका के पास $2 बिलियन से भी कम, यानी भारतीय रुपयों में 15,500 करोड़ रुपए ही विदेशी मुद्रा के रूप में बचे हैं, जबकि कच्चे तेल और दूसरी चीजों के आयात पर ही उसका एक साल का ये खर्च 91,000 करोड़ रुपए का है। और अगर श्रीलंका अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होता तो आज उसकी ये स्थिति नहीं होती। आप कह सकते हैं कि तब वो आर्थिक अस्थिरता में भी खुद को संभाल लेता, लेकिन जब कोई देश पूरी तरह आयात पर निर्भर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अगर उसके पास विदेशी मुद्रा नहीं रहे तो उसके भूखे मरने की नौबत आ जाती है, जो आज श्रीलंका की स्थिति हो चुकी है। आज श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा नहीं है तो वो ना तो कच्चा तेल खरीद सकता है, ना ही गैस खरीद सकता है, ना कागज खरीद सकता है और ना ही एक छोटी सी सुई भी खरीद सकता है। आयात पर निर्भरता और दूसरे देशों के लिए गए कर्ज की वजह से श्रीलंका की आमदनी और खर्च में एक बड़ी खाई पैदा हो चुकी है। श्रीलंका का राजकोषीय घाटा लगभग 11% है। आमदनी और खर्च के बीच जो अंतर होता है उसे ही राजकोषीय घाटा कहते हैं और यही श्रीलंका का लगभग 11% पर पहुंच चुका है। जैसे श्रीलंका का राजकोषीय घाटा 11% है तो इसका मतलब यह हुआ, क्योंकि इसे थोड़ा बारीकी से आपको हम समझा भी दें कि श्रीलंका किस तरह से इस राजकोषीय घाटे को फिलहाल नहीं संभाल पा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि श्रीलंका को हर 100 रुपए की आमदनी पर 111 रुपए खर्च करने होते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीलंका सरकार सबसे ज्यादा खर्च अपने नागरिकों पर
नहीं करती है, बल्कि सबसे ज्यादा खर्च वो कर्ज के भुगतान पर करती है। वर्ष 2020 में श्रीलंका सरकार ने हर 100 रुपए